शेप्स आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी मदद से हम बहुत मज़े मज़े के एनिमेशंस बना सकते हैं जो कि हमारे मोशन ग्राफिक्स के अंदर जान डाल सकती हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया करके इसको स्टार्ट करें। तो हम अभी चलते हैं शेप्स के ऊपर, ठीक है। शेप लेयर के ऊपर हम चलते हैं। शेप्स लेयर हमारे पास क्या होती हैं, लाइक शेप्स क्या होती हैं, शेप्स होती हैं, ठीक है। सिंपली आपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर किसी भी किस्म की शेप्स वगैरह बनानी हो तो आप यहाँ पे लाइक लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपके पास टोटल 5 शेप्स आ रही हैं, ठीक है। ये जो 5 शेप्स हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर किसी भी लेयर को आपने नहीं क्लिक किया हुआ और अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक शेप बन जाएगी। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल थी, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। और अगर मेरे पास कोई लेयर होगी तो क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, आप कह लो कि हमारे पास मास्क बनेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये आर्ट क्लास की मेरे पास एक लेयर है, बल्कि मैं यहाँ से कॉम्पोजिशन को उतारता हूँ। ये मेरे पास कॉम्पोजिशन है, ठीक है। मेरे पास आर्ट क्लास की कॉम्पोजिशन है और अगर मैं इस किसी भी शेप पे क्लिक करूँगा और ये आर्ट क्लास की कॉम्पोजिशन पे क्लिक किया हुआ है तो ये असल में क्या करेगा, उसको मास्क कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं किया हुआ तो मैं सिंपली ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास एक शेप बन जाएगी, ठीक है। अब शेप की कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं कि यहाँ से फिल है, इन फिल वगैरह को मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्ट्रोक है, इसके मैं स्ट्रोक चेंज कर सकता हूँ। इसको ज़रा अभी डिटेल में जाके हम देखेंगे। ये स्ट्रोक का कलर है और फिर ये स्ट्रोक का साइज़ है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, शेप्स हमारे पास असल में 2 टाइप्स की होती हैं। एक टाइप क्या है, एक टाइप हम कहते हैं पैरामीट्रिक शेप। दूसरी शेप होती हैं वो आप ये कह लो कि नॉन पैरामीट्रिक शेप होती हैं। पैरामीट्रिक शेप क्या होती है कि मैं कोई भी शेप है, मैं लाइक ये जो 5 शेप्स हैं, ये जो 5 शेप्स हैं इनको हम पैरामीट्रिक शेप्स कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया है तो ये मेरे पास एक पैरामीट्रिक शेप है और इसके अंदर मैं आप क्या कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं कि जिनकी वजह से मैं इस शेप को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं पहली बात है रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के पैरामीटर्स कौन से होते हैं, एक तो लेंथ होती है, उसकी विड्थ होती है। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी लेंथ है और विड्थ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करके बिल्कुल जिस तरीके से हम स्केल को चेंज करते हैं तो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ को यहाँ पे जो मेरे पास है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहली बात है लेंथ और विड्थ को चेंज कर रहा हूँ और अगर मैं यानी बाहर से पूरी जो लेयर है, ठीक है। अच्छा, ये शेप है मेरे पास और ये शेप का कंटेंट है मेरे पास, तो ये वाली जितनी भी चीज़ें वगैरह हैं ये मेरे पास शेप की है, यानी रेक्टेंगल के अंडर जितनी भी चीज़ें वगैरह हैं। ये जो ट्रांसफॉर्म है ये वाली चीज़ मेरे पास क्या है, ये लेयर की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और ये जो है ये शेप की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली बात है इस शेप को बड़ा छोटा जो है वो मैं ये बाहर स्केल से भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं रेक्टेंगल में जाऊँगा, रेक्टेंगल के पाथ को मैं यहाँ पे बड़ा छोटा करूँगा तो ये 2 तरीक़ों से मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अब सीन ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने शेप की स्ट्रोक रखी भी है, यहाँ पे आप कहो कि 50 मैंने स्ट्रोक रखी हुई है, ठीक है। और 50 मैंने स्ट्रोक रखी हुई है और अगर मैं ये जो रेक्टेंगल है इस शेप के अंदर से मैं इसके साइज़ को चेंज करता हूँ तो साइज़ में अगर बेशक इसको मैं बिल्कुल छोटा भी कर दूँ ना तो जो स्ट्रोक जो है वो चेंज नहीं हो रही हमारे पास, यानी स्ट्रोक की विड्थ हमारे पास उतनी ही है, वो 50 ही है, ठीक है। और बजाय इसके कि अगर मैं ये करूँ कि मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और इसके स्केल को छोटा करता हूँ तो आप ये देखोगे इसकी स्ट्रोक भी छोटी हो रही है क्योंकि वो पूरे एक लेयर को छोटा कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो जब लेयर को कंप्रेस करता है तो उसके अंदर स्ट्रोक भी आ जाती है। और जब मैं अंदर से शेप का जो साइज़ है, फॉर एग्जांपल ये जो रेक्टेंगल पाथ है, इसके जब मैं साइज़ को चेंज करता हूँ तो स्ट्रोक जो है वो अलग चीज़ है। वो स्ट्रोक क्या है कि जो एजेस के ऊपर जो भी बाउंड्रीज हैं उनकी उसकी विड्थ क्या है। तो बेशक क्या कहते हैं, मैं अगर शेप को बिल्कुल छोटा भी कर दूं तो बाउंड्रीज उतनी ही रहेंगी कि अगर मैंने इसको साइज़ को यहाँ से मैंने छोटा किया होगा, ठीक है। तो और क्या कहते हैं दूसरी चीज़ वगैरह, इन सारी चीज़ों वगैरह को मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे यूँ किया और फिर आगे जाके मैंने इसको ऐसे किया तो
ये, और मैं इन सब की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके अगर आल्ट दबाता हूँ और आल्ट दबा के मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सारे आपस में ना लाइक आपस में स्क्वीज़ होना शुरू हो जाते हैं यानी, तो यानी मैं इस तरीके का यानी कोई भी इफेक्ट वगैरह है मैं वो बना सकता हूँ, ठीक है। तो और साथ में मेरे पास एक राउंडनेस है, राउंडनेस को मैं चेंज करूँगा तो वो क्या होगा, यानी चूँकि एक शेप है उसके पैरामीटर्स हैं और उसके ये 3 पैरामीटर्स हैं, कौन सी ये साइज़ है, पोजीशन है कि वो एग्जैक्टली एंकर पॉइंट से किस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, और तीसरी चीज़ क्या है कि इसके जो एजेस हैं वो कितने ज़्यादा राउंड हैं, तो मैं इनको यहाँ पे आपस में चेंज कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जिस भी चीज़ को मैं चेंज कर सकता हूँ पहली बात है मैं उस चीज़ को एनिमेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो राउंड है मैं उसके आप ये कह के हाँ ये यहाँ पे मैं राउंड को भी एनिमेट कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास ये इस तरीके से ये राउंड चेंज हो गया, मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ है, अभी हमने पहली शेप को देखा है, ये मेरे पास पैरामीट्रिक शेप है। पैरामीट्रिक शेप क्या होती है, कोई मुझे बताएगा कि पैरामीटर किस चीज़ को कहते हैं। एक स्क्वायर है उस या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, रेक्टेंगल के पैरामीटर्स होते हैं उसकी विड्थ होती है, उसकी लेंथ होती है, ये 2 पैरामीटर्स रेक्टेंगल के। इसी तरीके से आप ये कह लो कि सर्कल है, सर्कल के पैरामीटर्स कौन से होते हैं, उसकी डायमीटर होता है, उसका सरफेस एरिया होता है, ये उसके पैरामीटर्स वगैरह हैं जो उस चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पैरामीट्रिक शेप्स जितनी भी हैं, ये यहाँ पे जितनी भी शेप्स हैं, ये लाइक कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो इसको डिफाइन कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई है जिसको मैं कहता हूँ, ये मेरे पास कौन सी है, स्टार शेप है, ठीक है। तो अगर मैं इस शेप को यहाँ पे देखूँ, पहली बात है कलर तो थोड़ा सा अच्छा करेंगे, हमें तो थोड़ी सी अच्छी लगे, ठीक है। हाँ ये मेरे पास स्टार है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे कंटेंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास पोली स्टार है। इस पोली स्टार पाथ के अंदर जाता हूँ तो ये मेरे पास असल में पैरामीटर्स हैं जो इस स्टार के हैं, ठीक है। तो मैं क्या क्या चीज़ें वगैरह चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका इनर रेडियस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इनर रेडियस चेंज करता हूँ कि क्या कहते हैं दरमियान से स्टार कितना है, तो मैं जब इसको वो करता हूँ तो ये एक इन काफ़ी कुछ हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका आउटर रेडियस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कुछ पैरामीटर्स हैं कि जिन पैरामीटर की बेस के ऊपर इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, इनर राउंडनेस इसकी चेंज कर सकता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं कि लाइक ये स्टार की जो शेप है, अगर मैं इसको इससे सिर्फ खेलना शुरू हो जाऊँ तो मैं लाइक मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एंडलेस है। फिर आउटर राउंडनेस है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक ये इस तरीके की हमारे पास शेप वगैरह बन गई। फिर एक और चीज़ क्या है कि उसके कितने कोने हैं मैं उनको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उनको उसके कोनों वगैरह को मैंने चेंज किया, 7 पॉइंट्स हैं, अच्छा ये यहाँ पे जाके ये इतने बन गए। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले 1 करता हूँ, ठीक है। हाँ यानी मिनिमम जो पॉइंट्स वहाँ पे हैं मेरे पास 3 हैं, 3 से मैं आगे ले जाता हूँ, इसको 100 के ऊपर ले जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे एनिमेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक आप ये कह लो कि एक फ्लावर टाइप की चीज़ है जो कि एनिमेट हो गई, ठीक हो गया। तो और क्योंकि मैंने राउंड्स बहुत ज़्यादा कर दिए तो ये मेरे पास एक इस वक्त एक पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये असल में पैरामीट्रिक शेप्स वो होती हैं कि जिनके मेरे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को छेड़ते हुए मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, पैरामीट्रिक शेप्स के अलावा हमारे पास जो शेप्स होती हैं वो होती है नॉन पैरामीट्रिक शेप। वो किस तरीके से बनती है, वो मेरे पास पेन टूल से बनती है, ठीक है। और उनका क्या होता है, यानी एक पाथ होता है जो हम उसका कोई पाथ डिफाइन कर देते हैं और वो उस पाथ की शेप बन जाती है। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो उसके कंटेंट्स में जाता हूँ और उस शेप के अंदर जाता हूँ और उस पाथ के अंदर जाता हूँ, तो अगर आप यानी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पोली स्टार और पोली स्टार का जो पाथ है, इस पाथ के अंदर जाता हूँ तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो नॉन पैरामीट्रिक शेप है इसके पाथ के अंदर जाता हूँ तो सिर्फ एक चीज़ है, वो पाथ है, ठीक है। और वो पाथ क्या है, ये जो हमने जो पॉइंट्स डिफाइन किए हुए हैं, जो इस शेप को डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारे पास पाथ है। और मैं लाइक इन पाथ के ऊपर क्लिक करके इन पॉइंट्स वगैरह को पकड़ के इसको चेंज कर सकता हूँ, फेट, हाँ मैं लाइक इसको यहाँ पे पकड़ के मैं इन पॉइंट्स वगैरह को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, बल्कि अभी भी नहीं, ये पाथ को मैंने सिलेक्ट किया, हाँ
तो ये जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं उसको मैं अपनी मर्ज़ी से लाइक आगे पीछे करके एक शेप को मैं यहाँ पे नया रुख दे सकता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आ गई कि पैरामीट्रिक शेप क्या होती हैं और नॉन पैरामीट्रिक शेप क्या होती हैं। दोबारा मैं समराइज़ करूँ तो पैरामीट्रिक शेप वो होती है कि जिन्होंने हमें इन्हीं उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उसको मैं चेंज करते हुए कोई एक नई शेप वगैरह बना सकता हूँ। नॉन पैरामीट्रिक शेप ये होती है मेरे पास कि पैरामीटर्स नहीं होते मेरे पास, और लेकिन क्या कहते हैं मैं उसके यानी एक उसके अंदर जितना भी जो भी पाथ वगैरह होता है वो मैंने खुद डिफ़ाइन करना होता है कि एग्जैक्टली उसका पाथ हमारे पास है क्या। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास पैरामीट्रिक शेप्स का और आप ये कहो कि नॉन पैरामीट्रिक शेप्स का, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो एक काम कर सकता हूँ वो ये काम कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टार था, ठीक है। इसको मैं अपने फॉर एग्जांपल वापस पोजीशन के अंदर लेके जाता हूँ और ये जो टोटल पॉइंट्स है मैं इसको टोटल 3 करता हूँ, ठीक है। बल्कि इसकी सारी चीज़ों वगैरह को हम रीसेट करते हैं इस वक्त। यहाँ पे ले जाके इसको रीसेट किया और पॉली स्टार के अंदर गए, तो ये जितनी भी चीज़ें वगैरह थी मैं सबको ज़ीरो कर रहा हूँ। और इनर रेडियस जो है इनर रेडियस बड़ा किया और आउटर रेडियस है वो आउटर रेडियस थोड़ा सा बड़ा किया, और पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स को मैंने टोटल 5 वापस 5 पॉइंट्स के ऊपर कर दिया, ठीक है। और इसकी जो वो थी मैंने उसको भी यानी स्ट्रोक को भी यहाँ पे कम कर दिया। अच्छा, अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और मास्क एंड शेप पाथ के अंदर जाऊँ तो वेट नहीं, यहाँ पे मैं कंटेंट के अंदर जाऊँ और पॉली स्टार के अंदर जाऊँ और इसके अंदर यहाँ पे पाथ है, ये जो पॉली स्टार का जो पाथ है। पहली चीज़ है यानी इस चीज़ के ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होने के पाथ क्या चीज़ है। पाथ असल में क्या चीज़ होती है कि जो हमारी शेप को डिफाइन कर रही होती है कि शेप किस तरीके की है। मिसाल के तौर पर ये जो पूरी जो शेप है ये इस शेप का पाथ है, यानी आफ्टर इफेक्ट्स पाथ इस चीज़ को कहता है। तो अगर मैं पॉली स्टार पाथ के अंदर जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि कन्वर्ट टू बेजियर पाथ। और अगर मैं इस कन्वर्ट टू बेजियर पाथ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे पॉली स्टार के अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, पाथ आ गया। लाइक पहले यहाँ पे पॉली स्टार पाथ था, अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास पाथ आ गया। और अब मैं अगर इस पाथ को खोलता हूँ तो अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि इनर रेडियस पॉइंट्स वगैरह जितने भी पैरामीटर्स वगैरह थे वो सारी चीज़ें हमारे पास से चले गई। तो जो एक पैरामीट्रिक शेप थी वो एक नॉन पैरामीट्रिक शेप पे कन्वर्ट हो गई है कि जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी शक्ल दे सकता हूँ और मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको पकड़ा है और यहाँ पे मैं इसको लाइक एक अपनी शेप के अंदर अपने तौर पे मैं जिस तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ से इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। समझ आ गई आपको पैरामीट्रिक शेप और नॉन पैरामीट्रिक शेप में क्या फ़र्क है और लाइक क्या कहते हैं दोनों के फ़ायदे वगैरह क्या हैं और दोनों के नुकसान क्या हैं। फ़ायदे वगैरह हमारे पास ये हैं कि जो नॉन पैरामीट्रिक शेप है उसको मैं मैनुअली कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन पहली बात है उसको हमें मैनुअली यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं या जो भी पाथ वगैरह है वो बना के देना पड़ता है। जबकि नॉन पैरामीट्रिक शेप है वहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ वगैरह होती हैं जिनको मैं छेड़ छूड़ के मैं एक नई शेप में बना लेता हूँ, लेकिन वहाँ से हम कस्टम शेप नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, और अब हम एक और चीज़ के ऊपर जाते हैं। वो हमारे पास ये है कि एक चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर मैं इस चीज़ को पकड़ता हूँ यानी पेन टूल को पकड़ता हूँ और पेन टूल के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके एक शेप बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक शेप बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है रोटो बेजियर, ठीक है। रोटो बेजियर क्या है? अगर मैं रोटो बेजियर को सिलेक्ट करूँ और अगर अब मैं शेप बनाता हूँ तो आप ये देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको कर्व बनाई जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिकली एक स्मूथ कर्व्स वगैरह बना देता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम रोटो बेजियर कहते हैं, ठीक है। और जो नॉन रोटो बेजियर, अगर मैं इसको यहाँ पे बंद करूँ और एक नई शेप यहाँ पे बनाऊँ लाइक पहले वाले की तरह, तो अगर मैं किसी भी शेप को बनाते हुए मैं ड्रैग करूँ तो यहाँ पे मेरे पास उसके हैंडल्स आ जाते हैं, ठीक है। हैंडल्स आ जाते हैं और हैंडल्स ला के यानी मैं
यहाँ पे इसकी कर्व्स वगैरह को मैं इस तरीके से छेड़ सकता हूँ। और जबकि जो मेरे पास आप ये कहो कि जो पिछली शेप थी, एक मिनट पिछली मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। हाँ, अब मैं एक रोटो लाइक एक सिंपल शेप बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जो कर्व्स वगैरह हैं वो भी खुद डिफाइन करूँगा। ये मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया तो ये मेरे पास ये कर्व बन गया। जिन्होंने इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ किया होगा उन्हें लाइक बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि ये कर्व्स वगैरह किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने लाइक नॉन रोटो बेजियर एक शेप बनाई है और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं और उनकी जितनी भी कर्व्स वगैरह हैं उनको भी मैं खुद डील कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये आपके इसको इस तरीके से रखना है, यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है, हमने ये कर लेना है, इसको इस तरीके से कर। अच्छा, इसी तरीके इसके बरक्स अगर मैं एक नई शेप यहाँ पे बनाता हूँ और उसको मैं यहाँ पे मैं इसको पहले रोटो बेजियर करता हूँ। अब मेरे पास लाइक वो इख्तियार नहीं है कि लाइक जो कर्व वगैरह है मैं उसको यहाँ पे खुद चेंज कर सकूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे चेंज कर रहा है। और अगर हमने इसको चेंज करना हो तो पहली बात है आल्ट दबा के, आल्ट को क्लिक करके अगर मैं इसके जो कर्व्स वगैरह हैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करूँ तो ये कर्व्स को लाइक स्मूथ और वो आप ये कह लो कि शार्प हमारे यानी कर्व्स वगैरह के अंदर चेंज करें। आल्ट दबा के मैं इसको ड्रैग करूँ इन पॉइंट्स वगैरह को पकड़ के, इन नोट्स वगैरह को पकड़ के, तो मैं यहाँ से इनको भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना कंट्रोल नहीं है जितना मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली किसी भी कर्व वगैरह को पकड़ के अपनी मर्जी से यहाँ पे इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोबारा मैं इस चीज़ को समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने शेप्स जो थी, दो टाइप्स की शेप देखी, एक पैरामीट्रिक शेप्स थी और एक नॉन पैरामीट्रिक शेप्स थी। पैरामीट्रिक शेप्स वो थी कि जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स वगैरह थे, उनके ज़रिए से हम शेप्स को डिफ़ाइन करते थे। और पहली चीज़ है कि यानी बेसिक शेप्स वगैरह बनाना पैरामीट्रिक शेप्स वगैरह से ज़्यादा आसान है। फिर अगर हमने अपनी कस्टम टाइप की शेप बनानी हो तो हम नॉन पैरामीट्रिक शेप हम लाइक पेन टूल को पकड़ के वो हम बना लेते हैं, ठीक है। फिर हमने तीसरी चीज़ वो देखी, वो क्या देखी कि किसी भी पैरामीट्रिक शेप को हम नॉन पैरामीट्रिक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको लाइक अपनी मर्जी से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने देखी है वो रोटो बेजियर देखी है। रोटो बेजियर असल में क्या है कि अगर मैंने इन शेप्स वगैरह को आपस में कर्व देना हो तो वो मैं किस तरीके से दूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाने लगे कि इन शेप्स वगैरह के भी ना कुछ ना कोई ना इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इनके इफ़ेक्ट्स वगैरह के अंदर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंटेंट में जाता हूँ, शेप में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास है एक चीज़ फिल, ठीक है। अब फिल को मैं यहाँ पे देखूँ तो फिल असल में कलर है जो मेरे पास ये इन शेप का कलर होता है। और इसी तरीके से ये फिल की ओपेसिटी होती है कि हमारे पास जो फिल है बीच में उसकी ओपेसिटी कितनी है। अगर मैं उसकी ओपेसिटी को यहाँ पे मैं अगर 0 कर देता हूँ तो बीच में से यहाँ पे मेरे पास जो कलर है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ साइड पे आउटलाइन रह जाती है, वो स्ट्रोक की आउटलाइन रह जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। और फिर इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह लगा होता है, वो स्ट्रोक का इफेक्ट लगा होता है, ठीक है। इसी तरीके की स्ट्रोक की विड्थ है वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यानी स्ट्रोक के अंदर जाएँ तो मेरे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ आती है, वो डैशेस है, ठीक है। अब इन डैशेस को अगर मैं ऐड करूं तो अब आप ये देखो कि ये जो मेरे पास जो पूरी वो है वो यानी डैशेस के अंदर कन्वर्ट हो गई और बीच में डॉटेड लाइन की मेरे पास शेप बन गई। और अगर मैं अब जैसे मैंने डैश को ऐड किया है तो यहाँ पे डैश आना शुरू हो गया और यहाँ पे ऑफसेट आना शुरू हो गया। और अगर मैं इस डैश को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास ये डैश का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और डैश का साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाता है तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास टोटल यहाँ पे 3 डैशेज रह गए। और अब मैं अगर इसके ऑफसेट को चेंज करूं तो वो पाथ के इर्द गिर्द यहाँ पे हमारे पास मूव करने लग जाते हैं। और जब यहाँ पे हमारे पास पाथ में मूव करने लग जाते हैं तो ऑफसेट को मैं एक और काम जो कर सकता हूँ वो यहाँ पे मैं एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरीके की एक चीज़ वगैरह लाइक जो भी मेरे पास मैं शेप वगैरह बनाऊँगा, उसका पाथ वगैरह बनाऊँगा, उसके इर्द गिर्द मैं एक लाइन्स वगैरह बना के उन्हें यहाँ पे एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से कुछ क्या कहते हैं और भी चीज़ें हैं, लाइन कैप है, लाइन जॉइन है, इन चीज़ों वगैरह को हम देखेंगे। कुछ चीज़ें वगैरह हैं इफ़ेक्ट्स वो हम लाइक अलहदा से भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रिम पाथ का इफेक्ट लगाया है और खैर क्या कहते हैं ये जो डैशेस हैं इन डैशेस को मैं ख़त्म करके यहाँ पे इस वक्त मैं 0 कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिम पाथ का इफेक्ट क्या है वो भी यहाँ पे भी स्टार्ट है, एंड है और ऑफसेट है, ठीक है। अब ये जो एंड है अगर मैं एंड को ख़त्म करूँ तो ये जो नोड है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और
अब मैं इसको बता रहा हूँ कि अच्छा क्या कहते हैं, ये जो मेरे पास जो पूरी जो स्ट्रोक है इसकी या शेप है, उस शेप की एंडिंग क्या रखनी है। अगर शेप की एंडिंग 100 होगी तो ये पूरी मेरे पास शेप यहाँ पे कंप्लीट है। अगर मैं इसकी एंडिंग को 50 कर दूंगा तो अब क्या कहते हैं, यहाँ से शुरू होकर उसने हाफ शेप हमें बना के दे दी। और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो यहाँ पे अब क्या कहते हैं 0 के ऊपर चला गया। और अगर मैं इस एंडिंग को एनिमेट करूँ यहाँ पे, ठीक है, 0 करके और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 100 करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता से ये मेरे पास एक जो शेप थी वो बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल इसी को मैं लाइक इसके ग्राफ को भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसके ग्राफ को चेंज करता हूँ और ग्राफ को चेंज करके ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एनिमेट होगी। तो किसी भी किस्म की हम शेप वगैरह बनाएंगे यहाँ पे हम इनको एनिमेट कर सकते हैं। और ये जो शेप्स हैं, ये पहली बात है, एक ग्राफिक डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि इफ़ेक्ट्स हैं इस शेप के अंदर, जो मिसाल के तौर पर एक स्ट्रोक का इफ़ेक्ट है, एक फिल का इफ़ेक्ट है। अब फिल के इफ़ेक्ट को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं। फिल के इफ़ेक्ट को मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक्सेस करूँगा तो पहली बात है, मैं इसका जो कलर वगैरह है, यानी फिल असल में वो कलर है जो कि इसके दरमियान में है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके अगर इस फिल के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, जो फिल लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शन क्या है? नन, यानी फिल हमारे पास नन हो। नन पे मैं क्लिक करूँगा तो पहली बात है फिल मेरे पास ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे मेरे पास आउटलाइन बाकी रह जाएगी। उसके बाद ये मेरे पास एक सॉलिड है। उसके बाद लीनियर ग्रेडियंट है, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट क्या है? ये हमारे पास एक ग्रेडियंट बन गया है। और ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन को मैं यहाँ पे चेंज करके, यानी ये जो इस ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट को मैं यूँ अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे वगैरह मैं कर सकता हूँ। और अगर इस ग्रेडियंट का मैंने कलर वगैरह चेंज करना हो, ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है कि असल में दो कलर्स होते हैं जो कि आपस में मिक्स हो रहे होते हैं। तो ये देखेंगे ये ब्लैक और इस वक्त वाइट मिक्स हो रहे हैं। और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास दो कलर्स वगैरह आ गए। यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर मेरे पास वाइट है और इस कॉर्नर के ऊपर मेरे पास ब्लैक है। तो फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर के ऊपर मैं क्लिक करके इस वाइट को मैं यहाँ पे इन क्या कहते हैं, इसको ज़रा ब्लूइश सा शेड देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको ज़रा डार्क ब्लूइश सा शेड देता हूँ, मिसाल के तौर पर हाँ, इसको आप ये कह रहे हैं। तो ये हमारे पास यानी एक ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। और लास्ट जो था वो क्या था? रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है कि इसमें कलर ऐड कर सकते हैं ग्रेडियंट के अंदर, मतलब दो कलर तो हमें दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट, उसके अलावा हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी क्या कहते हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए यानी कुछ और इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। अगर मैं उसके ऊपर इस पूरी शेप के ऊपर उन इफ़ेक्ट्स वगैरह को इम्प्लीमेंट कर दूँगा तो होपफुली हम वहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम करके उसको देख लेते हैं कि अगर वो वाला चीज़ हमने अचीव करनी है तो वो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और फिर मेरे पास ये रेडियल ग्रेडियंट है। रेडियल ग्रेडियंट असल में क्या चीज़ होती है कि एक ग्रेडियंट है लेकिन वो सर्कल के फॉर्म के अंदर है। तो मिसाल के तौर पर यानी इसका मैंने सेंटर यहाँ पे रखा और मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा तो ये सर्कल के अंदर हमारे पास एक ग्रेडियंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइक फिल की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। और अच्छा, इस फिल को हम मज़ीद जाके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं। हमने इसको क्या किया था, इस वक्त रेडियल ग्रेडियंट किया था फिल को, तो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट आ गया। अब इन स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यानी ये जो चीज़ें वगैरह हैं ये असल में स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट है। ये एग्जैक्टली जो मैं क्या कहते हैं ग्राफिकल हैंडल से इन चीज़ को तब्दील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ वगैरह से भी इन चीज़ों वगैरह को तब्दील कर सकता हूँ कि लेंथ हमारे पास कितनी है इस ग्रेडियंट की, इसका एंगल क्या है हमारे पास, ये मैंने इसको एंगल तब्दील कर लिया। और कलर्स इनको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसकी ओपेसिटी जो है फिल की वो आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, तो ये मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसी तरीके से लीनियर ग्रेडियंट हमारे पास आ जाता है। और फिर क्या कहते हैं लाइक मैं यहाँ पे और भी चीज़ों वगैरह को चेंज वगैरह कर सकता हूँ जो आप लाइक इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, आपने कहा क्या कहते हैं हमारे पास अगर मैंने यहाँ पे मज़ीद कलर्स वगैरह ऐड करने तो वो मैं किस तरीके से करूँगा? होपफुली मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में अगर मेरे पास जाऊँ तो मेरे पास कुछ चीज़ें वगैरह होती हैं। और वो चीज़ें असल में क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पर हाँ, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर जाता हूँ। इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैंने ग्रेडियंट लिखा है तो यहाँ पे मुझे एक ग्रेडियंट रैंप दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इन कलर्स वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक इफ़ेक्ट मेरे पास होता है फिल का। फिल का इफ़ेक्ट आप किसी भी लेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे ना तो वो पूरी लेयर उस कलर की हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इस फिल को ड्रैग करके मैं इसके ऊपर करता हूँ
तो ये अब देखें, ये पूरी जो लेयर है मेरे पास एग्जैक्टली उसी कलर की हो गई, ये स्ट्रोक वगैरह ये सारी चीज़ें हमारा ख़त्म हो गई हैं। तो बेशक क्या कहते हैं, आप किसी फ़ोटो के ऊपर करो, आप वीडियो के ऊपर करो, एग्जैक्टली पूरी लेयर उसी की तरह की हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, और अगर क्या कहते हैं आप उसको इफ़ेक्ट को इन्वर्ट करते हैं तो उस जगह के अलावा जो भी कलर वगैरह है आपका वो उसके मुताबिक हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई शेप बनी हुई है और उस शेप को आप अंदर से नहीं छेड़ना चाह रहे और बाहर से आपको पता है कि इसका मैंने पूरी चीज़ को तब्दील करना है, तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और यानी ये एक बहुत यूज़फुल इफ़ेक्ट है। तो जैसे ही आप फिल का इफ़ेक्ट लगाएंगे वो नीचे वाले जितने भी इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं उसे ओवरराइड कर देगा। ओवरराइड का मतलब ये है कि पुराने वाले इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर देगा और उनकी रिप्लेसमेंट खुद ले लेगा, यानी कंट्रोल आपसे ले लेगा और इस पूरे को ये कर देगा। बेशक क्या कहते हैं हमारे पास फिल जो है वो ग्रेडियंट में है, लेकिन इस वक्त हमें वो जो फिल है वो ग्रेडियंट में नहीं नज़र आ रहा क्योंकि एक और फिल का इफ़ेक्ट लगाया है हमने जो कि उसको ओवरराइड कर रहा है और पीछे वाले इफ़ेक्ट को उसने ख़त्म कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और इसी तरीके से मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लिखता हूँ और ग्रेडियंट लिख के ग्रेडियंट रैम्प का इफ़ेक्ट है, मैं वो ग्रेडियंट रैम्प का इफ़ेक्ट लगाता हूँ। तो उसने देखें असल में चीज़ वही है, यानी उसी तरीके का एक ग्रेडियंट है, लेकिन उसने पिछले वाले ग्रेडियंट को ख़त्म कर दिया और उसको ओवरराइड करके अपने एक नए ग्रेडियंट को ले आया। तो ये सिर्फ से शेप्स पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये किसी भी किस्म की चीज़ वगैरह के ऊपर हमारे पास इंप्लीमेंट हो जाएगा और यहाँ से मैं इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। याद रहे कि ये इफ़ेक्ट कंट्रोल्स हमारे पास एक ऐसा पैनल है कि जो मेरे पास इफ़ेक्ट्स यहाँ पे आ रहे होते हैं जैसे ग्रेडियंट रैम्प का, इन चीज़ों को मैंने चेंज करना हो तो मैं इफ़ेक्ट कंट्रोल्स के पैनल के अंदर जाकर मैं इन चीज़ों वगैरह को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ मेरे पास एक इफ़ेक्ट है, वो क्या है, 4 कलर ग्रेडियंट, ठीक है। 4 कलर ग्रेडियंट को मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे 4 कलर्स आ गए हैं कि जिसके ग्रेडियंट्स वगैरह के अंदर जाके मैं खेल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं हमने मज़ीद कलर्स वगैरह इंप्लीमेंट करने होंगे तो वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक। होपफुली आपको लाइक आंसर मिल गया होगा उस चीज़ का कि अगर हमने उस चीज़ को अचीव करना हो किस तरीके से करेंगे। तो यानी मज़ीद कलर वगैरह ऐड करने हम इस तरीके से करेंगे। इसके साथ भी मज़ीद कलर वगैरह ऐड करने तो वो हमारे लिए क्या कहते हैं मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यानी आफ्टर इफ़ेक्ट्स से एक आप ये कह लें कि वैसे प्राइमरीली जो है वो एनिमेशन टूल है, ठीक है। ये एक डिज़ाइनिंग टूल वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा यानी डिज़ाइनिंग का आपको यानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देता है, लेकिन उतनी नहीं देता जितनी आपको फ़ोटोशॉप में मिल जाती हैं या इलस्ट्रेटर वगैरह में मिल जाती हैं। तो यानी जहाँ पे हमारे पास ऐसी लिमिटेशन वगैरह आ जाए कि आफ्टर इफेक्ट्स हमें डील नहीं कर पा रहा, तो हम उसको क्या कहते हैं फ़ोटोशॉप में चीज़ वगैरह बनाते हैं और उसको हम यहाँ पर ले आते हैं और फिर क्या कहते हैं उसको यानी अपनी मर्ज़ी से हम उसको एनिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ख़त्म करके यानी यहाँ पे मेरे पास आ गया ताकि मेरे पास लाइक अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक भी है और यहाँ पे मेरे पास बीच में फिल भी है। तो अच्छा, अब स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास हमने देखा था एक तो सबसे पहले स्ट्रोक का कलर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसके स्ट्रोक का कलर में यहाँ पे आप ये कहो कि यहाँ पे मैं बिल्कुल रेड रखना चाहूँ तो ये स्ट्रोक का कलर मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। स्ट्रोक की ओपेसिटी कि स्ट्रोक हमने कितनी मोटी रखनी कितनी मोटी नहीं रखनी, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रोक की विड्थ है हमारे पास कि हमने यानी स्ट्रोक जो होती है वो असल में आउटलाइन होती है, यानी स्ट्रोक की आउटलाइन कितनी रखनी है, ठीक है। और इस स्ट्रोक को अगर मैंने चेंज करना हो तो इवन मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रोक को क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास मज़ीद चीज़ें वगैरह आ जाती हैं। और अगर मैं इसके ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो अनएक्सपेक्टेड वेरिफिकेशन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वगैरह भी दे रहा है, लेकिन ये यहाँ से वो हो जाता है। इसकी जो प्रॉब्लम दे रहा है इसको मैं बाद में आइडेंटिफाई करके इंशाल्लाह यानी नेक्स्ट जो सेशन वगैरह होगा उसके अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा कि यहाँ पे ये स्ट्रोक के नन वगैरह के अंदर क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा। हाँ, यानी क्या कहते हैं नन के अंदर तो कन्वर्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे फिल है स्ट्रोक हमारे पास और यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया उसने, स्ट्रोक को मेरे पास से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास चीज़ें हैं और भी चीज़ें वगैरह हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको बंद किया है, शेप को नॉन विजिबल कर दिए और अब मैं रोटो बीजियर को ख़त्म करके मैं एक नई शेप बनाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक ये शेप बनाई है, ठीक है। ये शेप इसकी बनाई है तो हमारे पास बल्कि इसको इस तरीके से करते हैं और जो फिल है इसके फिल को हम इस वक्त ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रोक की
जो विड्थ है इसकी विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से स्ट्रोक के अंदर मेरे पास एक चीज़ है लाइन कैप, ठीक है। लाइन कैप के अंदर मेरे पास क्या चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे बट कैप है। अब अगर इस बट कैप को मैं, एक मिनट, ठीक है, इस बट कैप को मैं चेंज करके राउंड कैप करूँगा तो, वेट, सॉरी, ये दूसरी वाली लेयर है जो इस वक्त हमें विजिबल है, ये वो वाली लेयर नहीं है। हाँ, ये वाली जो लेयर है ये इस वक्त हमें यहाँ पे विजिबल है। तो यहाँ पे मैं इसके भी स्ट्रोक के अंदर जाता हूँ और स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे लाइन कैप मेरे पास बट कैप है। अगर इस बट कैप को मैं राउंड कैप करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो मेरे पास एजेस हैं वो यहाँ पे राउंड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको मैं बट कैप करूँगा तो मेरे पास वो हो जाएंगे, प्रोजेक्टिंग कैप करूँगा तो वो मज़ीद आगे को एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे राउंड कैप कर देता हूँ। और फिर मेरे पास है लाइन जॉइंट, लाइन जॉइन। लाइन जॉइन क्या चीज़ होती है, वो असल में ये वाली चीज़ होती है कि जहाँ पे यानी क्या कहते हैं, दो नोड्स जो हैं, जो दो डॉट्स हैं जिसको नोड्स हम कहते हैं, वो हमारे पास मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर लाइन जॉइन को मैं राउंड जॉइन करूँगा तो ये जो जॉइंट था जो मेरे पास बिल्कुल एक शार्प जॉइंट था, उसने इसको भी वो ज़रा राउंडिश कर दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास उस दिन हमने देखे थे कि हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, कि मेरे पास एक डैश है, ठीक है। डैश के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यानी ये क्या कहते हैं, मेरे पास डैशेस के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे डैशेस के अंदर यानी वो आप ये कहो कि डॉटेड लाइन बन जाती है, ठीक है। और फिर यानी डैश के अंदर मैं ऑफसेट दे सकता हूँ। ऑफसेट जो होता है वो क्या कहते हैं, डैश को आगे पीछे करना शुरू कर देता है, और इन ऑफसेट को मैं यहाँ पर एनिमेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेरे पास एनिमेट हो रहा है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको बहुत छोटा सा पतला सा रखता हूँ तो यानी हमें ये लाइंस वगैरह इस तरीके से चलते हुए नज़र आएंगी। तो ख़ास तौर पे क्या कहते हैं, ये वाली जो एनिमेशन है, ये मोशन ग्राफिक्स वगैरह के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक कोई ग्राफिकल बॉक्स बनाना हो या इस तरीके की चीज़ वगैरह बनानी है तो वो एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अभी हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल वगैरह करके भी देखेंगे कि हम इनको किस किस जगहों पे किस किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये मेरे पास तो हमने क्या क्या देख लिया, स्ट्रोक देख लिया, स्ट्रोक क्या होता है, फिल देख लिया, फिल क्या होता है, और पाथ को हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि पाथ हमारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, लाइक इसके थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ के अंदर जाते हैं, ठीक है। मज़ीद डेप्थ के अंदर इस तरीके से जाते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं दो शेप्स को बनाता हूँ, और दो मैं शेप्स कौन सी बनाता हूँ, एक मैं एलिप्स टूल से मैं एक सर्कल बनाता हूँ, और इस सर्कल से के बाद मैं यहाँ से मैं आप ये कह लो कि मैं एक स्टार बनाता हूँ। तो ये दो शेप्स इस वक्त मैंने बना ली हैं, और मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, एंटर दबा के मैं इसको कह देता हूँ स्टार, और मैं इसको कह देता हूँ सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, टॉपिक लाइक निस्बतन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल टॉपिक है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है और वो सर्कल चेंज होकर स्टार के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे इसके पूरे पाथ के ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा, और जब तक ये पैरामीट्रिक शेप है तो मेरे पास इसके ऊपर कंट्रोल आ नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं इसको नॉन पैरामीट्रिक करूँगा। नॉन पैरामीट्रिक किस तरीके से करूँगा, कन्वर्ट टू बेसिक पाथ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल को भी नॉन पैरामीट्रिक करूँगा, कन्वर्ट टू ये। अब मेरे पास इसके पूरे पाथ के ऊपर मेरे पास कंट्रोल आ गया है, ठीक है। अब मैं इसके पाथ के अंदर जाऊँगा, और पाथ के अंदर जाके ये मेरे पास पाथ की वैल्यू है, ठीक है, और ये मेरे पास स्टार है, और ये मेरे पास इस स्टार की वैल्यू है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके पाथ को कॉपी करता हूँ, देखते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर पाऊँ तो। हाँ, अब वो वाला जो सर्कल है वो गायब होके यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया है, एक अब ये कहो कि स्टार बन गया मेरे पास, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो मेरे पास मैं यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। तो असल में क्या किया, जैसे ही मैंने इसके यानी स्टार का जो पाथ था वो कॉपी करके अगर मैं सर्कल के पाथ में पेस्ट कर देता हूँ तो पहले वो जिस मर्जी टाइप की शेप थी वो चूँकि पाथ कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है पूरी शेप कन्वर्ट हो गई। यानी शेप को डिफ़ाइन क्या चीज़ कर रही होती है, शेप को डिफ़ाइन हमें हमारा पाथ कर रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ, और थोड़ा सा आगे जाके ये जो स्टार का पाथ था इसको मैं कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे इस स्टार के पाथ को मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है।
तो अब आपने देखा होगा कि ये जो मेरे पास पाथ है वो चेंज होके हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो यानी जो पहला जो की फ्रेम था उसके अंदर मेरे पास ये जो सर्कल था वो सर्कल में था। उसके बाद सेकंड की फ्रेम में इसका पाथ चेंज होके मेरे पास यहाँ पे स्टार के अंदर चला गया, ठीक है। तो अब मैं जो पीछे वाला स्टार था मैं उसको बंद करता हूँ और देखता हूँ ये बीच में इसने हमें इंटरपोलेशन किस तरीके से करके दी है कि वो हमारे पास सर्कल कन्वर्ट होके यानी स्टार के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आप ये कह लो कि ये एक यानी इस टाइप की जो एनिमेशन वगैरह हैं वो आप बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यानी जो भी अच्छी जो एनिमेशन वगैरह होती हैं, लाइक आप क्या कहते हैं पहले सर्कल बनाओ और फिर अलहदा से स्टार बनाओ। अगर यानी एक ही चीज़ है, आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को चेंज करके आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर रहे हो, तो ये एक बेटर वे ऑफ आप ये कहो कि चेंजिंग ग्राफिक्स है, यानी ट्रांजिशन है किसी भी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं, अगर मैंने एक जगह पे सर्कल दिखाना है और एक जगह पे स्टार दिखाना है, तो ऊपर से स्टार आए, फिर सर्कल नीचे चला जाए, फिर यहाँ पे स्टार आए, तो अगर सर्कल ही उस स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो जो हमारे पास जो ग्राफिक्स हैं वो आप ये कह लो कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं और कॉन्टीन्यूटी आ जाती है। कॉन्टीन्यूटी किस तरीके से आती है कि पहली बात है, फॉर एग्जांपल जब आपने सर्कल बनाया है तो ऑडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यानी स्क्रीन के ऊपर कि वो किस जगह के ऊपर देख रहे हैं, वो हमारे पास सर्कल के ऊपर है। तो जैसे ही सर्कल स्टार के अंदर कन्वर्ट होता है तो लाइक यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोगों की आंखों का, वो आप एग्जैक्टली वो शिफ्ट करके यहाँ पे जा रहे हो। यानी ये नहीं होगा कि ये ख़त्म होके फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर रहे हो। आप लाइक एक कॉन्टीन्यूटी आ जाती कि एक ही चीज़ थी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे हम देख रहे थे, अच्छा वही चीज़ कन्वर्ट हो गई दूसरी चीज़ वगैरह के अंदर चले गई, ठीक है। तो दो अलग अलग चीज़ें वगैरह नहीं। तो जितनी आप एनिमेशन वगैरह हमारी सिंपल होगी उतनी ज़्यादा मज़ीद बेहतर होगी। सिंप्लिसिटी से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे हम अगलों की आंखों को तंग नहीं कर रहे यहाँ पे, लाइक उनको देखने में आसानी हो रही है। तो मैं क्या कहते हैं यहाँ पे जाके इसको लाइक मैंने उसके जो की फ्रेम्स वगैरह हैं उसको यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्मूथ किया, तो ये मैं देखता हूँ कि ये मेरे पास जो एक सर्कल था एक बहुत अच्छे तरीके से एक स्टार के अंदर मेरे पास चेंज हो गया, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ वो किस तरीके से हुआ कि मेरे पास एक स्टार का पाथ था, स्टार के पाथ को कॉपी करके मैंने सर्कल के पाथ के अंदर पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट करने से पहले मैंने की फ्रेम लगा लिया था सर्कल का पहले, और बाद में जाके यानी पाथ का की फ्रेम लगा के वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो पहले की फ्रेम ने स्टोर किया हुआ था सर्कल का पाथ, दूसरे की फ्रेम ने स्टोर किया हुआ था मेरे पास स्टार का पाथ, ठीक है। तो अच्छा अब क्या कहते हैं इसके साथ इसी एग्जांपल के साथ हमने थोड़ा सा मज़ीद खेला, हम किस तरीके से खेल सकते हैं कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इसकी मैं स्ट्रोक के अंदर जाता हूँ और स्ट्रोक के अंदर मैं इसके जो बल्कि नहीं हाँ लास्ट टाइम हमने एक चीज़ देखी थी, फॉर एग्जांपल ट्रिम पाथ देखा था, ठीक है। ट्रिम पाथ को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और ट्रिम पाथ में देखता हूँ कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं ये मेरे पास ये एंडिंग है, ठीक है। ये इसको मैं इस तरीके से वो कर सकता हूँ। तो खैर ये जो पाथ चेंज हो रहा है ये मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल इस एंड को एनिमेट करके सबसे पहले ये यहाँ पे जाके फिल हो और फिर उसके बाद चेंज होना शुरू हो। तो ये यहाँ पे फिल हुआ और इसके बाद चेंज हुआ, ठीक है। तो इसको मैं ये एंड को 100 पे करना है, हाँ 100 पे कर दिया। तो ये यहाँ पे फिल हुआ और फिर उसके बाद मेरे पास ये वाली चीज़ जाके चेंज हुई। तो मैं इसको क्या कहते हैं आगे जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस एंड को मैं ख़त्म करके यानी अब मैंने क्या किया है यानी यहाँ से ये मेरे पास जो पाथ था वो फिल हुआ पूरा, जो ट्रिम पाथ था वो पूरा कंप्लीट हुआ और फिर ये यहाँ से जाके ख़त्म हुआ और फिर ख़त्म होने के बाद मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाके मैं इसको दोबारा वो कर देता हूँ। तो अगर मैं अब इसकी एनिमेशन देखूँ तो ये यानी इस तरीके से हम यानी मज़ीद किस्म के इफ़ेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। और अगर इसको मैं बंद करूँ और यहाँ पे आप ये कहो कि मैं इस डैशेस के अंदर जाता हूँ और तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं डैशेस को इस वक्त 0 रखता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं जैसे ही यहाँ से हम आगे यहाँ पे जाना शुरू होंगे तो मैं डैश को यहाँ से यहाँ पे 0 डैश था और यहाँ पे कितने हमारे पास डैश हो गए, हाँ यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डैश हो गए और ये जो डैश हैं इनके जो ऑफसेट हैं वो मेरे पास तब्दील होता रहेगा और मैं एंड पे जाके
इसके ऑफसेट को मैं यहाँ पे तब्दील करता हूँ और यहाँ पे डैश इतने ही रहेंगे और एंड पे जाके मैं यहाँ पे डैशेस को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यानी इस तरीके से यानी दो उसके अंदर हमारे पास तब्दीली आ गई है, ठीक है। अब खैर क्या कहती है, मैंने बहुत तेज़ी में किया, इसको मैं अभी ज़रा ब्रेक डाउन करता हूँ कि एग्जैक्टली हमने किया क्या है एक दफ़ा और, ताकि यानी चीज़ें वगैरह रिवाइज हो जाए। उससे पहले इसको थोड़ा सा हम स्मूथ बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम स्मूथ बनाते हैं और हम अब ये कहो कि इसको हम स्मूथ बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं और ये इसको इस तरीके से करके, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास हो गया और ये चीज़ करनी थी। देखते हैं एक और काम हो सकता है कि मैं यहाँ पे मोशन ब्लर भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं मोशन ब्लर ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ, प्ले क्यों नहीं हो रहा, ओके। कोई प्रॉब्लम है इस वक्त यहाँ पर जिसकी वजह से फ्रेम को अपडेट नहीं कर रहा। कोई प्रॉब्लम आई आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे इसने टाइम लाइन को अपडेट करना बंद कर दिया। मे बी इसको अगर हाफ पे कर पाऊँ, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। खैर मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस, और ये ई के अंदर सोहद के अंदर लर्निंग सेशंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास इसको हम स्टार्ट करके कहते हैं शेप्स। इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखने की, जो मोशन ब्लर का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और वो कुछ इफ़ेक्ट्स के साथ ना इंटीग्रेट होता हुए काफ़ी दफ़ा मसले करता है। हमें यानी काफ़ी दफ़ा से मुराद ये नहीं कि यानी मैक्सिमम टाइम मसले करता है, यानी अक्सर आप ये कहो कि यानी 20% टाइम्स प्रॉब्लम वगैरह करता है, ठीक है। तो खैर क्या कहते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा हो रहा है। तो यानी उसको हमने थोड़ा सा बस देखते हुए करना है मोशन ब्लर को। और अक्सर ये होगा कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मोशन ब्लर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा और रेंडरिंग में प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो रेंडरिंग में अगर क्या कहते हैं आप लोगों की रेंडरिंग फेल हो जाए और यानी फिर ना उसका तरीका ये होता है कि आप रेंडरिंग को नोट करते हो कि किस जगह के ऊपर जाके रेंडरिंग एग्जैक्टली हमारी फेल हो रही है, और अगर उस जगह के ऊपर इस तरीके से मोशन ब्लर या इस तरह का कोई इफेक्ट वगैरह लगा हो तो उन इफ़ेक्ट्स वगैरह को आप हटा देते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकली यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटिंग रिक्वायर करते हैं ये वाले जो इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। तो यानी इनको देख लें, ठीक है। खैर हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे एक आइडिया हो गया ये। और ये जो अभी जो हमने काम किया इसको हम कहते हैं शेप मॉर्फिंग, यानी एक शेप को हमने दूसरी शेप के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, और ये बहुत सारी जगहों वगैरह के अंदर हमें यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, और शेप्स वगैरह को हम यानी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यानी एक जो शेप है, जो लाइन है, लाइन ट्रिम पाथ के साथ, वो बहुत ज़्यादा दफ़ा जाके क्या कहते हैं हमारे पास यूज़ होती है। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक शेप बनाई है एक लाइन की, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक थी, लाइन में सिर्फ स्ट्रोक आती है और फिल नहीं आता, क्योंकि कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ पे ना वो फिल को बना सके। तो लाइन जब भी हम बनाते हैं तो मेरे पास सिर्फ एक स्ट्रोक आती है। तो अगर मैं उसके साथ एक आप ये कहो कि ट्रिम पाथ ऐड करता हूँ और एंड को मैंने यहाँ पे रख के शुरू में लाइन को यूँ किया है और
इनको मैंने जाके ऐड करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ किया, ठीक है। तो ये यानी लाइन हमारे पास यानी इस तरीके से बन रही है। तो ये अक्सर क्या कहते हैं जगह वगैरह के ऊपर आप इस तरीके की लाइन वगैरह जो है वो क्रिएट करते हो। अमूमन क्या कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लगते हैं लर्निंग सेशन, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग सेशन हम टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट को हम यहाँ पे रखते हैं और लाइन को देखते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास यानी जो भी ग्राफिक्स के अंदर जो आप एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते हो, तो अगर मिसाल के तौर पर अगर इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट लगाऊँ, यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाऊँ स्लो फेड ऑन का इफ़ेक्ट जो है, अगर मैं इसको इसके ऊपर स्लो फेड ऑन का इफ़ेक्ट लगाता हूँ और इसके की फ्रेम्स को मैं बिल्कुल इसे ऐसी जगह के ऊपर ले आता हूँ जहाँ पे ये लाइन के ऊपर आए हैं, तो मिसाल के तौर पर आप देखोगे कि अब हमारे पास ये लाइन के साथ ये एनिमेट होता हुआ लाइक बहुत बेहतर लगेगा। खैर क्या कहते हैं इस वक्त जो कलर है जो लाइन का वो हमें थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो अभी क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर दूँ तो ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो शेप्स वगैरह हैं लाइक इनको हम बहुत ज़्यादा इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं आपको लाइक वो दिखाता हूँ यानी इम्प्लीमेंटेशन। मिसाल के तौर पे इसी टेक्स्ट के साथ अगर हमने करना हो तो आप फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट के अराउंड एक शेप बनाओ जो कि पैरामीट्रिक शेप है रेक्टेंगल की, और इसका जो फिल है आप इसके फिल को इस वक्त ख़त्म कर दो और इसको आप बिल्कुल अलाइन कर लो, बिल्कुल क्या कहते हैं ये जो टेक्स्ट है ये हमारे सेंटर में आ जाए, ठीक है। और इसके ऊपर भी आप अगर ट्रिम पाथ लगाओ और इसके भी एग्जैक्टली जो हमारे पास एंड है और स्टार्ट है वो इस तरीके से हो रहा हो, और आप ये कहो कि ये यहाँ से बनना शुरू हुआ और ये यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसको भी अगर हम क्या कहते हैं स्मूथ कर दें, वो जो स्मूथनेस है वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट डाल देती है। तो हमने एक अच्छी किस्म की एक टाइटल ओपनिंग यहाँ पे बना ली है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो कि यार ये यहाँ से ना खुले किसी और जगह से खुले, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऑफसेट को चेंज कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, अब मैंने इसको इस कॉर्नर से यानी पहले यहाँ से चल रहा था, अब मैं इसको यहाँ से इसको चलाऊँगा, ठीक है। तो ये यहाँ से चल रहा है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि ऑफसेट क्या करता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है। तो 180 डिग्री के ऊपर मैंने ऑफसेट रख दिया है, तो ये मेरे पास लर्निंग सेशन में बस इस तरीके से एनिमेट होके आ जाएगा। तो यानी जो टाइटल्स वगैरह हैं हम अगर इसको मैनुअली भी बनाने जाएँ तो हम बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं शेप्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं एक और शेप्स की चीज़ वगैरह के अंदर जाते हैं। वो क्या जाते हैं मिसाल के तौर पे ये मेरे पास टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट को मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ पे मैं अगर क्रिएट में जाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे चीज़ वगैरह नज़र आ रही है कि क्रिएट शेप्स फ्रॉम द टेक्स्ट, और मैंने अगर इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है अब ये टेक्स्ट नहीं रहा। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा तो आप ये देख लोगे कि अब मेरे पास जो एनिमेशन जो इसके ऊपर लगी हुई थी वो एनिमेशन भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो जो एनिमेशन थी वो एक टेक्स्ट की एनिमेशन थी। अब उसने इस पूरे टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कुछ शेप्स के अंदर, और वो शेप्स क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गई है। हाँ, ये चीज़ याद रहे कि एक ही शेप लेयर के अंदर हम मल्टीपल शेप्स भी बना सकते हैं और वो इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। और वो किस तरीके से बनाते हैं, मिसाल के तौर पर इसको बंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक शेप है, हाँ ये जो मुझे नज़र आ रही है, अगर मैं इसी लेयर को क्लिक करके मैं यहाँ पे एक और शेप बना दूँगा तो आप देखोगे ये एक नई शेप बन गई, लेकिन उसकी अलग लेयर नहीं बनी, ठीक है। और मैं इसको अंदर जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास दो शेप्स नज़र आ रही हैं, एक ये वाली शेप है और मेरे पास एक ये वाली शेप है, ठीक है। तो एक ही लेयर के अंदर मल्टीपल शेप्स बन सकती हैं, और इस शेप को इस वक्त मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। खैर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरे पास यानी कि अलहदा से उसने शेप लेयर्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब चूँकि इसने शेप लेयर्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर दिए तो वो जितने भी काम थे जो कि हम पहले शेप्स के साथ कर सकते थे और जो कि हमने देखा था कि हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो एंडलेस थी, वही वाला काम अब हम यानी यहाँ पर भी कर सकते हैं।
और यानी इसको आपने देखने के यानी अब जो हमारे पास जो लर्निंग सेशन था वो जो टेक्स्ट की जो लेयर थी, इस टेक्स्ट की लेयर को यहाँ पे ऑफ कर दी और एक नई लेयर बना दी, वो शेप लेयर है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये एक शेप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब ये शेप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर मैं ए के अंदर जाऊँगा तो ए को पहली बात है मैं यहाँ पे मॉर्फ करके इसको मैं यूँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लाइक इनको भी यहाँ पे मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ और हाँ, और इसके साथ भी मैं बिल्कुल उसी तरीके से खेल सकता हूँ। यानी सारी जितनी भी मेरे पास चीज़ें वगैरह पहले वहाँ पे थी, मैं इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये अब शेप बन चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये अब शेप बन चुकी है। पहली बात है यहाँ पे स्ट्रोक इसकी विजिबल नहीं है और अगर मैं इसकी अब मैंने इसकी स्ट्रोक को बढ़ा दिया। ठीक है, तो मेरे पास अब स्ट्रोक इसकी 2 हो गई। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्ट्रोक को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक से वो टेक्स्ट लिखा गया और इसका जो फिल था, इसके फिल को मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रोक से ही टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है। और इसको खैर स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 के ऊपर करता हूँ तो ये मेरे पास एक आ गया। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे ट्रिम पाथ्स को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, ट्रिम पाथ के इफेक्ट को मैं ऐड करता हूँ और बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ पे एंडिंग थी मैं ये पीछे जाके इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो ये जितने भी लेटर्स अलग-अलग थे इन सब के ऊपर ट्रिम पाथ का इफेक्ट लग जाएगा और हमारे पास ये टाइटल जो है एक बहुत मज़े के तरीके से आप देखोगे कि ये इस तरीके से एनिमेट हो गया हमारे पास। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो अभी तक? कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो? कोई चीज़ कोई कंसेप्ट वगैरह बीच में मिस हो गया, हम दोबारा रिपीट कर लें तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन वगैरह है तो वो आप लोगों ने बता देनी है। ठीक है, तो हाँ, अब देखो, अब हमारे पास पहली बात है जो बहुत बड़ी जो पावर आ गई है वो क्या आ गई है कि पहले हमने एक बहुत बड़ी जो पावर देखी थी कि हम शेप्स को यूज़ करते हुए बहुत मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। और शेप्स को यूज़ करते हुए अगर हम बहुत मज़े की चीज़ें कर सकते हैं तो अगली जो पावर आई है वो ये आई है कि किसी भी मैं टेक्स्ट को एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया, और अगर टेक्स्ट को मैं शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ तो पहली बात है टेक्स्ट के साथ भी मैं उसी तरीके से खेल सकता हूँ जिसके साथ मैं जैसे मैं शेप्स के अंदर खेल सकता था। अच्छा, अब क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि पहली बात है ये इफेक्ट्स वगैरह जैसे यानी हमने देखा था कि शेप के भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो ऐड करके यहाँ पे मेरे पास से लगते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने ट्रिम पाथ का इफेक्ट लगाया था तो पहली बात है ये ट्रिम पाथ का इफेक्ट है ये उन चीज़ों वगैरह के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा जिन लेयर से ये नीचे होगा, यानी ये शेप की ना सब लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे नीचे ट्रिम पाथ का इफेक्ट पड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से उन सब लेयर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, यानी जितनी भी इसके ऊपर लेयर्स आ रही हैं उन सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर ट्रिम पाथ के ऑब्जेक्ट यानी इस इफेक्ट को मैं उठा के एन के ऊपर रख देता हूँ तो अब इससे पहले क्या आ रहा है, सिर्फ लर्निंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखूँगा तो ये जो ट्रिम पाथ था यानी वो लर्निंग तक चलेगा, बल्कि क्या कहते हैं इसको जी तक रखता हूँ। हाँ, तो बाकी जो है वो सेशन उसे कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। ठीक हो गया, और बिल्कुल इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको किसी इफेक्ट के अंदर यानी किसी सब लेयर के अंदर फेंक देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जी के अंदर फेंक दी तो जी के अंदर मेरे पास अलहदा से ट्रिम पाथ का इफेक्ट आ गया है। और मैं क्या कहता हूँ, हाँ, अब आप देखोगे कि ये सिर्फ जी के लिए चल रहा है, बाकी किसी के लिए भी नहीं चल रहा। तो अगर किसी भी ग्रुप के अंदर डाल दोगे, यानी ये एक जी का एक ग्रुप है जिसके अंदर एक ही लेयर है, जिसे किसी भी ग्रुप के अंदर डाल दोगे तो ये सिर्फ उसी ग्रुप के लिए चलेगा। ठीक है, और अगर आप अगर ये बाहर है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं इसको बाहर लेकर आता हूँ तो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें वगैरह होंगी वो उसके लिए वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हाँ, मिसाल के तौर पर मैं काम ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जितने भी LEARNING हैं, बल्कि ING जो है इसको मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। एक ग्रुप में किस तरीके से बना देता हूँ कि मिसाल के तौर पे इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने इसके अंदर फेंक दिया तो आई के अंदर मेरे पास क्या आ गया, एन आ गया और जी आ गया। और अगर इस ट्रिम पाथ के इफेक्ट को मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो आप ये देखोगे ये सिर्फ हमारे पास ING के लिए चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से मेरे पास इफ़ेक्ट्स जो हैं
वो इम्प्लीमेंट होते हैं शेप्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, और किस किस किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं? मिसाल के तौर पर खैर हम किसी और शेप के ऊपर जाते हैं, एक नई शेप बनाते हैं। यहाँ पे इनके साथ खेल लिया हमने, एक नई शेप बनाते हैं और यहाँ पे एलिप्स करके मैं एक सर्कल की यहाँ पे शेप बनाता हूँ। इसका कलर थोड़ा सा मैं ब्राइट कर लेता हूँ ताकि नज़र आने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। सॉरी, इसका करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कर लिया। अब इसके साथ ये 2 एलिप्स इसके अंदर बने हुए हैं, इसके अंदर एक एलिप्स बनाता हूँ। खैर मैं एक इसके अंदर वो बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐड के अंदर जाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक इफ़ेक्ट है मेरे पास रिपीटर, ठीक है। रिपीटर जो है, यानी यहाँ पे क्या होता है, मिसाल के तौर पर जो कॉपीज़ हैं लाइक वो ना उस शेप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रिपीट करना शुरू करता है तो वो उसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये उसने इसकी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी हैं, ठीक है। और आप ये कहोगे कि अब मैं इसको यानी ऑफसेट भी दे सकता हूँ कि वो जो कॉपीज़ बन रही थी वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले यहाँ से शुरू हो रही थी, अब क्या कहते हैं, अब वो वहाँ से लाइक इसको मैं पीछे लेके जा सकता हूँ, इसको मैं आगे लेके जा सकता हूँ ऑफसेट के ज़रिए से। तो पहली बात है, अगर मैं ये वाला काम कर सकता हूँ तो ऑफसेट को मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पर यहाँ से वो क्या कहते हैं, मेरे पास लाइंस यूँ करके गई हैं और हाँ, तो मैं यहाँ पे एक लाइक इसको मैं एनिमेट भी कर सकता हूँ और एनिमेट कर सकता हूँ, तो ये मेरे पास लाइंस वगैरह इस तरीके से होके चलेंगे। तो ये मेरे पास एक रिपीटर का इफ़ेक्ट था। और वेट, कहाँ गया ये? अच्छा, ऑफसेट को मैं फॉर एग्जांपल 0 करता हूँ, हाँ मेरे पास आ गया। अब एक और चीज़ है कि कंपोजिट अबव और बिलो नहीं, हम हाँ इसके जो रिपीटर के जो ट्रांसफॉर्म है इसको मैं तब्दील कर सकता हूँ। वो किस तरीके से तब्दील कर सकता हूँ कि पहली बात है, अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो वो एग्जैक्टली कितनी पोजीशन के बाद जाके उसने चीज़ वगैरह को रिपीट करना है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यानी एग्जैक्टली इनका मैं वो कर सकता हूँ और फिर इसको मैं यानी यहाँ पे रोटेट वगैरह करवा सकता हूँ। ये कहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। हाँ, तो यानी यहाँ से मैं इनको रोटेट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, मेरे पास एक सर्कल के अंदर जा सकती हैं और यानी राउंड शेप वगैरह के अंदर जा सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको रोटेट करवा सकता हूँ तो अब आप देखोगे कि यानी मैं 0 से बल्कि हाँ यहाँ से मैं वहाँ पे गया और ये मेरे पास ये नीचे आई और इन्हीं की फ्रेम्स वगैरह को मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। ये रिपीट किया, ये रिपीट किया और ये रिपीट किया, तो मेरे पास यानी ये एक एनिमेशन मेरे पास यानी इस तरीके की बन गई, वो सिर्फ एक सर्कल को यूज़ करके। और फिर क्या कहते हैं, इसकी स्टार्टिंग ओपेसिटी है, स्टार्टिंग ओपेसिटी को मैं आगे पीछे करूँगा तो ये एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ये ग्रेडियंट की फॉर्म के अंदर वो हमारे पास सारी चीज़ें वगैरह आ जाएंगी। एंडिंग ओपेसिटी है तो यहाँ पे भी मेरे पास एक ग्रेडियंट की फॉर्म में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, इन्हें भी जाके आप लोग एक्सप्लोर करो। यानी बहुत सारी चीज़ें वगैरह होती हैं जो कि हम इससे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जिगजैग का एक इफ़ेक्ट लगाया है, तो जिगजैग के इफ़ेक्ट में क्या किया है, यानी जो भी मेरे पास लाइन थी उसको वो कर दिया, जिगजैग कर दिया। जिगजैग के साइज़ को मैं छोटा करूँगा तो थोड़ा सा वो कर सकता हूँ, इसको बड़ा करूँगा तो वो स्टारिश जो इफ़ेक्ट है वो आ सकता है रिजेस पर, लाइक जो क्या कहते हैं हमारे पास स्टार के अंदर जो चीज़ें वगैरह हो रही थी वो अब यहाँ पे होनी शुरू हो गई हैं। तो मिसाल के तौर पर वो जो स्टार के जो पैरामीटर्स वगैरह थे हम वो एक स्टार के अंदर नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर के अंदर करना चाह रहे हैं, तो मैं जिगजैग का इफ़ेक्ट इस तरीके से लगा दूंगा। कॉर्नर्स को मैं यहाँ पे स्मूथ कर देता हूँ तो मेरे पास ये इस तरीके का हो गया। तो लाइक इनको अब एक्सप्लोर करने के इनसे क्या कुछ होता है। और इन्हें दोबारा यानी एक बहुत बड़ी चीज़ वगैरह जो हमने फाइंड आउट की कि पॉसिबिलिटीज़ जो है वहाँ पे यहाँ पे एंडलेस है, ठीक है। तो खैर यानी आज अभी तक जो हमने चीज़ें वगैरह की हैं उन चीज़ों में हमने क्या कुछ किया है, यानी शेप्स वगैरह को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखा। सबसे पहले देखा है कि हम एक अपनी किस्म की शेप किस तरीके से बनाते हैं, और फिर उसके बाद हमने देखा है कि
नहीं, सबसे पहले हमने ये देखा है कि नॉन पैरामीट्रिक शेप और पैरामीट्रिक शेप में क्या फ़र्क होता है, और फिर लाइक इफ़ेक्ट्स वगैरह किस तरीके से लगते हैं। फिर दूसरी चीज़ शेप को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो ये है कि शेप को हम मॉर्फ किस तरीके से करते हैं, और फिर क्या कहते हैं किसी भी टेक्स्ट को अगर मैंने शेप लेयर में कन्वर्ट करना हो तो वो मैं किस तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल इसी तरीके से एक और चीज़ भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, बल्कि यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ चलो खैर, मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या चीज़ है कि लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ मैं इस पेंटिंग को पकड़ता हूँ, इस पेंटिंग को पकड़ के इस मेन कंपोजिशन के अंदर राइट लेके आया हूँ। अब पहली बात है, ये जो पेंटिंग है ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। मुझे आइडिया है कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स फाइल के अंदर से लाया हूँ, यहाँ से मुझे पता भी लग रहा है। खैर इसका ये जो वेक्टरिंग पार्ट है, यानी ये जो स्टार बना है, अगर इस स्टार को मैं ऑन कर दूँ तो चूँकि वेक्टर जितने मर्ज़ी बड़े साइज़ के अंदर जा सकता है, तो ये भी जितने मर्ज़ी बड़े साइज़ के अंदर हमारे पास चला जाएगा। और लाइक जो पिक्सेलेटेड हो रहा था, ये पिक्सेलेटेड अब मेरे पास ये ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट करूँ, और क्रिएट करके मैं करूँ क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके इस पूरे वेक्टर को शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम इस वजह से लेगा क्योंकि पहली बात है, ये जो हमारे पास ये जो शेप है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो कॉम्प्लेक्स इस वजह से क्योंकि इसके अंदर शेप लेयर, यानी छोटी छोटी शेप लेयर बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो अभी आप ये देखो कि इसने मेरा इस वक्त मेरी लैपटॉप वगैरह को भी, सॉरी कंप्यूटर को भी जैम कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे इसके कंटेंट्स के अंदर जाऊँ तो ये इतने सारे जो ग्रुप्स बने हैं, ऑलमोस्ट कितने ग्रुप्स बने हैं ये, हाँ 365 ग्रुप्स बने। तो इसने टोटल इतनी शेप्स बनाई हैं, 365 शेप्स बनाई हैं सिर्फ इसको बनाने के लिए। क्योंकि पहली बात है यानी जो वेक्टर के अंदर जो पाथ होता है, वो कोई भी एक चीज़ होगी ना तो उसका एक पाथ होगा। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो पाथ है वो अनलिमिटेड है, वो इस वजह से क्योंकि ये छोटे छोटे से यहाँ पे जो सर्कल्स वगैरह बन रहे हैं, सबका अलग अलग पाथ है। क्योंकि यानी हमने देखा था कि यानी वेक्टर किस तरीके से बनता है, वो कैलकुलेशंस वगैरह के ज़रिए से बनता है। तो अगर क्या कहते हैं, यहाँ पे अभी ये स्ट्रोक वगैरह लगी हुई है, जो कि अगर मैं दिखा सकूँ आपको, तो चूँकि ये शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा शेप्स बन गई हैं। अगर क्या कहते हैं मेरे पास वेक्टर इस तरीके का होता है कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 2-3 सर्कल्स वगैरह बने होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई लोगो होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का लोगो है, यानी सिंपल वो एम हमारे पास एक लोगो है, अगर उसका आपको पास वेक्टर मिल जाए तो लाइक उसको आप क्या कहते हैं इस तरीके से वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करो तो वो सिर्फ एक ही शेप बनेगी, क्योंकि मेरे पास एक पूरी टोटल एक शेप है वो, ठीक है। तो लाइक ऐसी चीज़ों वगैरह के अंदर करने के लिए हम वेक्टर्स को भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं।